बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया खान और आप देख रहे हैं AGN की नशरियात और हमारा स्पेशल प्रोग्राम AGN की नशरियात के साथ आपके सामने है। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं कि ख्वातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और हर चीज में वो आगे आगे हैं, पेश हैं। चाहे कोई भी शोबा आप देख लीजिए, चाहे आप सहाफत देख लीजिए, चाहे आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, चाहे आप कोई भी ऐसा जो डॉक्टर्स का है उसमें देख लीजिए। गर्ज ये कि किसी भी शोबे में आप देखें तो ख्वातीन आपको पेश नजर आती हैं और ख्वातीन का अहम किरदार होता है किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को और किसी भी जगह पे जो है अपने अहले अहबाब को कामयाब करार देने में। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया है और आज हमारे प्रोग्राम में जो हमारे साथ ख्वातीन जो हमारी गेस्ट हैं, स्पेशल हमने उनको बुलाया अपने प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम ख्वातीन के हवाले से ही, उनके हकूक़ के हवाले से और जो बराबरी के हवाले से हम उनके साथ बातचीत करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी रूही हाशमी साहिबा, जो कि PTI रहनुमा भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उसके अलावा भी जो करती हैं नए नए काम और नए नए तरीके वो अपनाती हैं ताकि लोगों को वो जो है वो तसल्ली बख्श काम फराहम कर सके। जी रूही हाशमी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, खुश आमदीद। और दूसरी हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी नैना अली, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। इसके अलावा इंटरनेशनल फॉर्म पर भी बहुत ज़्यादा वो बातचीत करती रहती हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी तजिया निगार के तौर पर नजर आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नैना। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम के लिए और आपको भी मुबारकबाद। 14 अगस्त अभी गुजरा है, उसके हवाले से भी हम बातचीत कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी और ख्वातीन के हकूक़ के हवाले से कि आजकल ख्वातीन जो हैं वो हर चीज़ में शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम PTI के जो रहनुमा हैं रूही, उनसे बातचीत करते हैं। जी रूही, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सोविया बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आप लोगों ने इनवाइट किया। ख़वातीन के हकूक़ मुझसे ज़्यादा तो ये फील्ड में उस पे काम कर रही हैं नैना, वो भी आपको बताएंगी। लेकिन हमें तो आजकल नज़र यही आ रहा है, पूरे आप पाकिस्तान का जायज़ा ले लें, इस्लामाबाद का ले लें, लाहौर का ले लें, ख़वातीन के हकूक़ स्पेशली जो फील्ड में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके हकूक़ जो हैं वो सलब किए जाते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे सियासत में हूँ तो हमारा तो बुरा वक्त चल रहा है, हमें तो हर जगह से हम 2 कदम आगे जाना चाहते हैं, हमें पीछे 2 कदम कर दिया जाता है। तो लेकिन इसके अलावा भी जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए सोशल एक्टिविस्ट के भी, ख़वातीन को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती, हालांकि वो मर्दों से कहीं ज्यादा काम कर रही होती हैं। घर वो संभाल रही हैं, जॉब वो कर रही हैं, बाहर आपकी जितनी मतलब एक्टिविटी होती है, हस्बैंड जो है वो तो सिर्फ जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो भी है वो शाम को आके थका हुआ घर में लेट जाता है कि मैं नौकरी करके आया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। लेकिन औरत नौकरी भी करके आई होगी ना, उसने घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो सलब हो रहे हैं, उन पे काम करने की जरूरत है, अवेयरनेस देने की, अवेयरनेस डोमिनेंट अभी भी सोसाइटी हमारी जो है वो ख़वातीन इस मामले में करती है। जी नैना, आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, मैं ये कहूँगी कि इस्लाम में जितने ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं किसी मज़हब में नहीं दिए गए। हमने करना ये होता है कि हमने अपने हकूक और फ़राइज़ को डिवाइड करना होता है। उस डिवीजन में हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले औरत को मलका बनाया गया है, वो घर की मलका है, घर की रानी है। अगर वो ज़रूरत पड़ने पे जॉब करती है, कोई भी पेशा अपनाती है, तो उसमें ये होता है कि उसको वो थक जाती है, वो मुश्किल में आ जाती है। क्योंकि अगर वो बेटी है तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हमें अपने घर को संभालना और हमारा आर्ट है घर को संभालना। मसला यहाँ पे आता है जहाँ पे हैरेसमेंट की जाती है। जो बेटियां बाहर निकलती हैं, जो ख़वातीन बाहर निकली जाती हैं, उनको ये समझा जाता है कि इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इनकी कोई ऑनर नहीं है। सबसे पहले तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है। वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो है वो किसी भी तरह से है, वो निकाहों से है, वो एक तज़हीक नुमा हंसी में है। वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट ये है कि आपके ऊपर वर्क लोड दिया जाता है। तो ये चीजें, इन चीजों को हमें बीइंग अ वुमन खुद ठीक करना है। आप जहाँ पे डट के खड़ी हो जाएंगी कि ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करती तो आप आके मुझे बताएं, और अगर मैं ये काम ठीक कर रही हूँ
تو no one can ask a question. کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے. آپ وقت پلیس ہراسمنٹ سے بچیں. آپ دوسری, اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں, یہ پوری دنیا میں ہے. ہم یورپ کو بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں, ہم امریکہ کو بڑا آئیڈلائز کرتے ہیں, سب جگہوں. وہاں پہ اگر آپ انڈر گراؤنڈ میٹرو پہ سفر کریں, اگر آپ ان کی بسیز میں سفر کریں, ایون انڈیا میں جو کہ ایشیا میں آتا ہے, وہاں پہ بھی جو ہے نا ہراسمنٹ ہے, چاہے وہ ان کی میٹرو میں ہے, چاہے وہ ان کی بسیز میں ہے, چاہے ایون رات کے 10 بجے کوئی لڑکی کام کر کے آ رہی ہے. انڈیا میں ہماری طرح حقائق چھاپے نہیں جاتے, بری باتیں ہم اپنی بتاتے ہیں, اچھی باتیں نہیں بتاتے. انڈیا میں ہر دن صرف دلی میں, صرف بمبے میں 40 سے 50 کیس رپورٹ ہوتے ہیں. وہ ہراسمنٹ کے نہیں ہوتے, وہ درندگی کے ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنی بری چیزوں کو پیچھے رکھتے ہیں, اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارا تو اللہ کا شکر ہے, ہم کسی بس میں جائیں, ہم کسی ٹرین میں جائیں, ہم پلین میں جائیں, ہماری خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے. پہلے بہن اور بیٹی کر کے ان کو بتایا جاتا ہے. تو کچھ چیزوں میں ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم بگڑا ہوا معاشرہ ہے. ہم بگڑا ہوا معاشرہ نہیں ہے. ہم یورپ کی اور یورپینس کی اور امریکنس کی تقلید کرتے ہوئے کچھ ضرورت سے زیادہ آزاد خیال ہو گئے, ورنہ آج بھی ہماری عورت دوسرے معاشروں سے بہت حد تک محفوظ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جہاں پر ہم محفوظ ہونے کی بات کرتے ہیں اور ہراسمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی یہاں پر بھی سنتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہر شعبے میں بھی پائی جاتی ہے, ابھی بھی ہے ایسا آنسر. ٹھیک ہے, ہم عزت احترام دیتی ہیں, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمیں عزت احترام دیتے ہیں خواتین کو, لیکن کچھ جگہوں پر ہراسمنٹ ہوتی بھی ہے تو خواتین بتاتی بھی نہیں ہیں, اس چیز کو اوپن بھی نہیں کرتی, بیکاز وہ اپنی عزت کے حوالے سے کہ ظاہر ہے وہ بدنام ہوں گی یا بات چلے گی اس حوالے سے, تو وہ اس پہ بھی بات کرتی ہے. تو اس میں کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے, میں نے ابھی میرے پاس تقریباً 3 کیس آئے, اور کیس بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں. بہت بڑی یونیورسٹی کی لیکچرار ایڈمن, ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ جو ہے اپنا ریزگنیشن سائن کریں, ادروائز ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. اور وہی گندی فضول نگاہیں, خواتین کو تنگ کیا گیا, ان کو فضول قسم کے میسیجز, فضول قسم کی ان کی پکچرز, ان کو اس حد تک. دیکھیں, ایک پڑھی لکھی لڑکی, ایک PhD ڈاکٹر, ایک بڑی یونیورسٹی کی, میں نام نہیں لوں گی, بہت بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی کی, بہت بڑی اسلام آباد کی 2 یونیورسٹی کی خواتین کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ ریزائن دے. ایک نے تو ریزائن دے دیا, دوسری نے جنگ لڑی کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی ادھر ہی تھا, ان کی بھی سیپریشن چل رہی تھی, تو آدھا کالج اس کو اس کے ہسبینڈ کے تناظر میں تنگ کرتا تھا. بری عورت کیا ہے؟ کیا مرد کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جس ماں کی کوکھ سے وہ پیدا ہوا ہے وہ بھی عورت ہے؟ تو جب ایک عورت نے تمہیں جنم دیا, تمہیں پڑھایا, تمہیں پروان چڑھایا, تو پھر وہ دوسری عورت, کیا تمہاری ماں صرف ایک ہی ہے؟ کیا تمہاری بہن صرف ایک ہی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کام کرنے والی جو ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے؟ یہاں پہ ہمیں یہ اخلاقی طور پہ, مجھے تو کہنے میں یہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں, پرائیویٹ سیکٹرز میں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں جب بھی آپ مردوں کو جاب دیں تو پہلے ان کی ٹریننگ کریں کہ واٹ از دا ریسپیکٹ فار ویمن, فار مین. اخلاقیات کا درس دینا چاہیے جو کہ ہمارے معاشرے میں کورس کروانا چاہیے, اگر اس میں وہ پاس ہوں تو ان کو ان کی گریڈنگ کرنی چاہیے, ادروائز نہیں کرنی چاہیے. اچھا, آپ کیا کہیں گی روحی اس بارے؟ بس میں ان کی بات کو کیری آن کرتے ہوئے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہی تو المیہ ہے کہ اب جس زمانے کے ہم لوگ ہیں, ہمیں بھی کہا جاتا تھا خاموش, بتانا نہیں ہے کچھ بھی. اب اویئرنیس تو آ چکی ہے, اور 4-5 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہی ہیں, خواتین بتا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ ایکشن بھی ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جو بچیوں کو بھی ہراس کیا جا رہا تھا, ایون گلی میں سے گزر رہی ہے بچی اور اس کو کوئی ساتھ سے گزرنے والا تنگ کر رہا ہے, اس کے ہاتھ لگا رہا ہے پرائیویٹ پارٹس پہ اور اس طرح. اور ان کا فوری طور پہ, مطلب سوشل میڈیا جہاں کچھ چیزیں نیگیٹو بھی کر رہا ہے, وہاں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے, ایک تو لوگوں کے گھروں کے باہر
कैमरे लग गए हैं और वीडियो जैसे ही आ जाती है तो मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो इस तरह पीछे पड़ते हैं कि घंटे के अंदर अंदर उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाता है। ये 10-15 दिनों के अंदर में ऐसे केस हुए हैं, जैसे ही केस रिपोर्ट हुआ है और मीडिया पे आई है चीज, फौरी तौर पे उसको वो किया गया है, हाईलाइट और उसका नोटिस लिया गया। नोटिस भी ऐसा है कि वो छेड़खानी करने वाले ना मर्द रहे ना औरत रहे। तो ऐसी चीजें जो हैं आपको बच्चियों को, स्पेशली बच्चियां क्या, अब हमारी एज की खवातीन भी जो हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो ये बात करेंगे तो लोग कहेंगे शायद ये ही ठीक नहीं है, लेकिन हमें भी अब बोलना है, हमें कम से कम इस नस्ल को, आने वाली नस्ल को, उसको महफूज करना है, उनको बताना है। पहले मैं समझती हूँ कि स्कूलों में कहा जाता था कि 6-7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको बताएं कि आपके कौन से पार्ट्स को कोई टच कर सकता है, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है कि आप 4 साल से शुरू हो जाएं, अपने घर में बच्चों को बताना शुरू हो जाएं कि आपके लिए बाहर क्या क्या चीज हो सकती है। तो ये अवेयरनेस तो चीज है कि क्या क्या चीज हो सकती है, ये हमें अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी चाहिए। लेकिन क्या ये अवेयरनेस, जैसे कि नैना ने कहा, कि ये उन लोगों को भी देनी चाहिए जो ये करते हैं हरकतें, स्पेशली तो उनका दिमाग ठीक करने वाली बात है। और ये ऐसे रूल्स, लॉ एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाने चाहिए हुकूमत को, ताकि वो इन चीजों की रोकथाम कर सके। इस हवाले से जी मैं बोलना चाह रही थी, अच्छा रूल्स तो बने हुए हैं, कानून भी मौजूद है, लेकिन हमारा मेन मसला जो है ना, वो अदालतों से जाके उनको जमानतें मिल जाती थी और बड़े बड़े जराइम करके वो दूसरे दिन बाहर निकल के विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं, और जिसके साथ जुल्म हुआ होता है ना, उसके मुंह पे ऐसे लगता है कि थप्पड़ मार रहे हैं। तो इसका अदालतों को भी चाहिए, कानून जब मौजूद है तो आप ऐसे लोगों का एविडेंस आपके पास आ गया, मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हो रही है, तो फिर आप क्यों जमानत देते हैं ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मर्द, नैना ने जैसे बात की कि इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनको ट्रेनिंग सबसे पहले घर से माँ ने देनी है। मैं बीइंग अ मदर, मैंने अपने बेटे की जिस तरह की तरबियत की है, मुझे उस पर फख्र है। सारी माओं को ऐसा करना चाहिए, और आपको पता होता है आपका बेटा कैसा शौहर बनेगा, कैसा जाके वो अपनी दोस्तों के साथ, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ सलूक कर सकता है। माँ को हर चीज पता होती है। मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि माँ को पता ही नहीं है, और मैं समझती हूँ ऐसे दरिंदे जो होते हैं ना, उनकी शादियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो घरों में तशद्दुद के वाकयात भी हैं वो ऐसे ही बहुत ज्यादा दुख होता है कि बाप जिस माथे पे चूमता है अपनी बेटी को, और बाप के घर में वो उसको कोई डांट नहीं सकता होता, दूसरे घर में जरा सी बात पे उसको ना सिर्फ खामन मारता है, सास ससुर नंदे पहले वो आग लगा के जला दिया करते थे, अभी उससे हाथ बढ़ चुका है, आगे जा चुके हैं। बिल्कुल, ये रोकथाम बहुत जरूरी है, और ये रोकथाम वही हो सकती है, ये सही कहना है कि सबसे पहले तो जो माँ की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये परवरिश की भी बात होती है। परवरिश के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ माँ का ही काम नहीं होता है इसमें साथ आपके जिस हल्का अहबाब में आप रह रहे होते हैं, जिसमें आप परवान चढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर जहाँ पर होता है, वहाँ की भी बहुत ज़्यादा इसमें जिम्मेदारी होती है, और इसका भी बड़ा अमलो दखल होता है। और मैं समझती हूँ कि ख्वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो हकूक़, हम काफ़ी जो NGOs भी हैं जो इनके हकूक़ पे बात करती हैं, और इस पर काम भी किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैं नैना से भी पूछूंगी कि आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप बताएं उस सिलसिले में क्या हो रहा है वहां पर। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आप अपनी खवातीन को स्किल्स की तरफ लेके आए, आप उनकी एजुकेशन को, जैसे पहले ज़माने में जो एंटरप्रेन्योर थी वो ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट थी, वो ज़्यादातर स्टिचिंग सेंटर में आ जाती थी, लेकिन अभी चैम्बर से, इंटरनेशनल मीडिया ने, कुछ बहुत सारी NGOs ने, अब हमारी जो बच्चियां आ रही हैं वो स्पेस साइंस, वो IT, वो सोलर एनर्जी, वो अब ऐसी चीज़ों पे, इनोवेटर्स पे, जैसे हमने चैम्बर में आज से 7-8 साल पहले मीटअप स्टार्टअप किया था, तो वो हमने सिलिकॉन वैली अमेरिका बच्चे गए थे, और उन्होंने $10,000 हजार जीता था, साथ में उनको अमेरिका में जॉब्स ऑफर हुई थी। तो इस तरीके से अभी मैं एंटरप्रेन्योर को कहती हूँ कि एंटरप्रेन्योर वो है जिसमें सब आर्ट है। बिल्कुल, वो बिजनेस भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री की बिग नेम है,
इंडस्ट्री के भी बिग नेम है, बोनेंजा एक औरत ने शुरू किया हुआ है, सोबिया नजीर हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो उन्होंने खुद किया हुआ है, इवन चाय खाना मियां बीवी ने स्टार्ट किया हुआ है। मैं इस्लामाबाद की एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन एंटरप्रेन्योर मैं उसको कहती हूँ कि जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक एक चीज का इल्म हो, व्हाट इज एफटीए, टैक्स क्या है, अपने पेपर क्यों रजिस्टर करने हैं, आपने अपने आप को क्यों रजिस्टर्ड करना है, आप गवर्नमेंट से लोन कैसे ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट से सब्सिडी कैसा करवा सकते हैं अपना प्रोग्राम। तो उसमें हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे यहाँ बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रही हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी करवा रहा है, इवन अब तो बैंक्स करवाते हैं। अभी पिछले दिनों जब आप मेरे प्रोग्राम पे आई थी, उससे पहले मैंने जो प्रोग्राम किया था वो मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी पे किया था कि हुकूमत पंजाब 15 लाख तक जो है ना वो बगैर उसके लोन दे रही है, और 50 लाख तक जो है ना, और मामूली गारंटीज हैं, ये लोन जो है 2.5 करोड़ तक जाएंगे। तो आपको ये वो जमाना गया जब बाप का पैसा या माँ का जेवर बेच के या दादे की जमीन बेच के बिजनेस किया जाता, अभी वर्चुअल है। बिल्कुल, यू हैव अ माइंड, यू डू इट। हाँ, तो अब तो बड़ी ख्वातीन होंगी इस्लामाबाद चेंबर में भी, और इस तरह पीसीसीआई में भी बड़ी ख्वातीन का उसमें हम देखते हैं कि अमलो दखल भी है, और बड़ा काम शाम वो कर रही हैं, कामयाबी से हमकनार भी हो रही हैं, देखिए बिजनेस को लेके चल रही हैं। इस्लामाबाद चैम्बर में मैं जब आई थी तो ओनली फॉर 50 वुमेन्स ना, अभी वो कम से कम 1000 औरत है। एफपीसीसीआई में चूंकि 156 चैम्बर है और उसमें 24 चैम्बर जो है जो रजिस्टर्ड है, वैसे तो 28-30 है जो रजिस्टर्ड चैम्बर है विमेन के, वो 24 चैम्बर है। तो जो 24 चैम्बर में आप हम 500 भी लगा लेती हैं कि खवातीन है। इसमें फैसलाबाद चैम्बर, इसमें मुल्तान चैम्बर, इसमें लाहौर चैम्बर, इसमें इस्लामाबाद विमेन चैम्बर मार्वलस काम कर रहे हैं, और वो उस तरीके से काम कर रही हैं कि कल की बच्ची, जो कि हम कहते हैं कि बच्ची की डिग्री लेने से पहले उसको काम पे ले आओ, क्योंकि ये जमाना होना बहुत जरूरी है। नहीं, हम जॉब सीकर्स पैदा कर रहे हैं। देखिए हम लाखों रुपए लगा के नस से, फास्ट से या किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट से डिग्री लेते हैं, कम से कम एक बच्चे पे 30-35 लाख रुपए लगता है। वो 30-35 लाख रुपए लगा के एक पेपर का पीस लेके आ जाता है। इवन आप बड़े से बड़े अदारे के बच्चे को लेके आए, उसने फील्ड में काम नहीं किया हुआ, वो एक रिक्विजिशन लेटर नहीं लिख सकता। तो आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये जो मार्केट में आप जॉब सीकर्स की खेप भेज रहे हैं, ये खेप की खेप किस लिए? इस खेप को लेके आए, आर्ट की तरफ लेके आए, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आए, आईटी की तरफ लेके आए। डिग्री इज नथिंग, नॉलेज एंड स्किल्स। आजकल दौर ही सोशल मीडिया का और इन चीजों का है, तो इंसान को वही चीज से आगे चलना चाहिए, लेके चलना चाहिए, जिससे वो कामयाब भी हो सके। आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले वही टीचिंग होती थी, सिलाई कढ़ाई हो गई ज्यादा से ज्यादा, और अब हर फील्ड में आपको खवातीन बच्चियां नजर आ रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मर्द अच्छा काम करते हैं और खवातीन नहीं करती, खवातीन उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, हल्का अहबाब को भी देख रही होती हैं, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सबको वो मिल रही होती है। अच्छा, लोन तो वाकई उनको अनाउंस हुए होते हैं। मैं खुद चूंकि मैं फार्मर भी हूँ, तो मैं करती हूँ जाके बैंकों वगैरह से, मैंने भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है लोगों के लिए भी। वो बैंक की शराइत इतनी ज्यादा हैं कि आम औरत बेचारी परेशान हो जाए। हम जो इस्लामाबाद में रहती हैं, हम गारंटियां भी अपनी ले आएंगे, हम सब कुछ अवेलेबल कर देंगे। देहात वाली औरत जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसके हाथ में हुनर है, वो कुछ करना चाहती है, पर वो जो उनका तरीका है वो बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी की गारंटी भी कोई नहीं देने को तैयार होता। इसमें मैं कुछ कह सकती हूं? जी। आप अगर फार्मर्स की बात करती है ना, तो उसको एसएमई खाद से लेके अदविया तक के पैसे देता है। 1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं। वो जहां तक आपकी कैपेसिटी होती है, जितनी आपकी जमीन होती है, चाहे वो पंजाबी में 1 किला हो, कोई एकड़ हो, उसके अकॉर्डिंगली कि आपने पिछली फसल कितनी थी, उस पे वो आपको लोन देते हैं, और बगैर सूद के लोन देते हैं। वो जरी तरक्याती बैंक देता है, वो एसएमईज देते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको जो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बड़े लोन्स के लिए होती है। लाइक आप 1 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं तो फिर डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूंगी कि हमें ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक ने सबसे पहले औरतों को 5-5 हजार रुपया देना शुरू किया था, और उसका 100% टर्न बैक आया था बांग्लादेश में। आज ग्रामीण बैंक इंडिया, भूटान, हर जगह है। तो औरतें जब कर्जा लेती हैं तो वो बड़े तरीके से वापस करती हैं।
آج بنگلہ دیش کی جو ترقی ہے اس میں 60% وہاں کی خواتین کا ہاتھ ہے. ابھی میں یہ ضرور کوٹ کروں گی کہ بنگلہ دیش نے 15 لاکھ خواتین کو ٹیکسٹائل میں انڈیپینڈنٹ کر دیا اور ہم نے 15 لاکھ خواتین کو بکاری بنا دیا. بے نظیر انکم سپورٹ ہے. Exactly. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں بکاری نہیں, ہمیں کچھ مضبوط بنانا ہے ہمیں عورت کو. کاریگر چاہیے, میں اس بات کاریگر سے چاہیے. بالکل ایگری کرتی ہوں, کیونکہ میں نے بے نظیر کارڈ کے سلسلے میں مجھے جانا پڑا کچھ خواتین کے ساتھ, ان کے دفتر میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اور 10 دن وہ اپنے پیسے نکلوانے کے چکر میں گھر کے کام کاج چھوڑ رہی ہیں اپنے, اور مسئلے مسائل بیگ پہ ڈال کے وہ صبح 7 بجے وہ اس دفتر میں جا کے لائنوں میں لگتی ہیں اور پھر ان کے پیسوں میں سے کٹوتی بھی ہوتی ہے. اور آپ جس بینک کا کہہ رہی ہیں اور جس وہ کہہ رہی ہیں ایس ایم ای کا, دیکھیں زیادہ تر لون جو ہیں وہ پنجاب بینک اور زرعی بینک دے رہا ہے. پنجاب بینک کا پرسنٹیج جو ابھی ریسنٹلی جو بھی گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں قرضے وغیرہ, میں ان کی بات کر رہی ہوں, اس میں بھی بہت ساری, میں پرسنلی پنجاب بینک گئی ہوں, اپنی برانچ میں بھی گئی ہوں, یہاں پہ پتہ کیا کافی زیادہ. اور زرعی بینک کا تو جو انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور اس کے لیے آپ کے نام پہ جیسے آپ ایک قلعہ آپ کہہ رہی ہیں, کم از کم کچھ ہونا چاہیے. غریب کے پاس نہیں ہے بھائی, چھت نہیں ہے غریب کے پاس تو زمین کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اپنی بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوتی ہیں, وہ وارنٹی کوئی بینک مانتا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے نوٹس میں لا رہی ہوں یہ چیزیں, آپ ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ اس کو ضرور کہیں بھی جو کوٹ کر رہے ہیں آپ. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ زرعی ترقیاتی بینک دے رہا ہے, ایس ایم ایز بینک دے رہا ہے, اور اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس میں دیکھیں وہ 2 بھینسوں کے لیے بھی دیتا ہے, وہ چھوٹے رقوم بھی دیتا ہے, وہ 50,000 بھی دیتا ہے, وہ لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے, وہ کھاد کے لیے بھی دیتا ہے. آپ کو پراپر انفارمیشن کی ضرورت ہے. اگر آپ مجھے کہتی ہیں تو میں زرعی ترقیاتی بینک کی ٹیم کو بلا کے, آپ سب خواتین کو بلا کے ایک فائنینشیلی ایڈوائزری وہاں سے دلوا دیں. جی یہ ضرور کریں آپ. لیکن میں چونکہ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا کہ میں فارمر ہوں تو ان چیزوں سے گزری ہوئی ہوں. بھینسیں رکھنے کے لیے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کمرہ بنائیں اس کا جہاں آپ نے بھینس رکھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس چارے کی جگہ ہو. بھئی آپ پہلے پیسے دیں تب جا کے وہ کوئی کام کریں گے. ابھی یہ گھر کے لیے آسان قرضہ جو انہوں نے شو کیا ہے 15 لاکھ تک غریب کے لیے, اب اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے پاس پلاٹ ہو تب آپ کو وہ 15 لاکھ 2-3 قسطوں میں جا کے ملنا ہے. اس میں بھی پہلے بنیاد بنے گی اس کی, اور اس وقت 2-2.5 لاکھ وہ جاری کریں گے. پھر جب آپ تھوڑا اوپر چھت تک لے جائیں گے پھر کوئی 4-5 لاکھ ہوگا. پھر اندر جب کام شروع ہوگا تب جا کے باقی پیمنٹ ملے گی. تو یہ ہیں چیزیں ڈسکس کرنے والی. ہم بات بھی کریں گے, اور یہ واقعی بہت مسائل ہیں اس چیز کے حوالے سے, کیونکہ جو غریب ہے اس کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جیسے نینا بتا رہی ہیں جن کو انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن جن کو انفارمیشن نہیں ہے وہ ان مسائل کا شکار رہتے ہیں. اور اگر انفارمیشن مل بھی جاتی ہے تو کچھ ایسے نئے مسائل نکل آتے ہیں کہ آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے, آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے تو ہم آپ کو لون دے سکتے ہیں تاکہ آپ ہمیں ریٹرن کر سکیں. جب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ ریٹرن آپ کو کرے گا تبھی کرے گا نا جب اپنا کوئی کام شروع کرے گا. تو اس سلسلے پہ ہم مزید بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس.